नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग गुरुकुल चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लास्ट वीक के पोल के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या तो आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है और आप उसमें अगर बहुत ही ज़्यादा लॉस सह रहे हैं तो उसको कैसे कवर अप किया जाए और उस लॉस को कैसे हम लोग गेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के डिफरेंट टेस्ट केसेस के ऊपर मैं बात करूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे अपने हो रहे लॉसेस को कम करके उसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक में हम लोग ओल्ड इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेंगे। ओल्ड इन्वेस्टर्स का मतलब ये हो गया ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एसआईपी और लमसम में पिछले 2 से 3 साल कम से कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक में हम लोग ओल्ड इन्वेस्टर्स को देखेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों मैंने इसे 2 टेस्ट केसेस में डिवाइड कर दिया है। पहले टेस्ट केस में हम लोग वैसे इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिनका फंड पहले भी एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा था। इसका मतलब अगर उनका परफॉर्मेंस हम लोग 1 जनवरी 2020 तक कैलकुलेट करेंगे तब भी उनका परफॉर्मेंस एवरेज था और अभी के समय में अप्रैल 2020 में तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। टेस्ट केस 2 में दोस्तों हम लोग ऐसे इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिनका फंड सिलेक्शन अच्छा था और उनका फंड 1 जनवरी 2020 तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो मंदी आई है उसके कारण उनका फंड भी अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% का लॉस दे रहा है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ समझने से पहले हमें अपने फंड परफॉर्मेंस को चेक करना आना चाहिए। वैसे तो जब मैं फंड परफॉर्मेंस चेक करता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, लेकिन दोस्तों अगर आप इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इस टिप्स एंड ट्रिक्स को दोस्तों मैं वीडियो के सबसे शुरुआत में ही हैंडल कर लूँगा और आप थोड़ी सी एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि आखिर आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग रिसेंट इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही एसआईपी या लमसम शुरू किया है, यानी कि 5-6 महीने या 7-8 महीने के बीच में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। इस टाइप के इन्वेस्टर्स को भी दोस्तों मैंने 2 केस में डिवाइड किया। फर्स्ट केस में वैसे इन्वेस्टर्स जिनका फंड सिलेक्शन कुछ गलत हो गया और उनका फंड वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था टिल जनवरी 2020 तक। और फिर सेकंड केस में दोस्तों हम लोग ऐसे इन्वेस्टर्स की बात करेंगे जिनका फंड सिलेक्शन तो सही था लेकिन अभी मंदी के कारण उनका भी फंड काफी ज्यादा निगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इस वीडियो के दौरान दोस्तों मैं हर समय आपको कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके फंड के ऊपर में अप्लाइड हो उसे आप मिस ना होने दें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, ये जो भी इंफॉर्मेशन जो भी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आता हूँ इसके पीछे मेरी एक बहुत बड़ी पैशन छिपी है, इसलिए प्लीज 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 मेरे इस पैशन को सपोर्ट करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबा दें। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन होती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि आखिर हम लोग अपना फंड परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैंने ये बताया कि जब मैं फंड एनालिसिस करता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस होती है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल फैक्टर्स का मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन आप अगर अपने फंड को थोड़े से जल्दी एनालिसिस करना चाहते हैं या तो एक हल्का सा आइडिया लेना चाहते हैं कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप अपने फंड का जो रिटर्न है उसे पीरियड वाइज कैलकुलेट करने का कोशिश करिए, यानी कि पहले तो आप उसके 3 साल में कैलकुलेट कीजिए कि उसने कितना रिटर्न दिया, फिर 5 साल का कैलकुलेट कीजिए, फिर 7 ईयर्स का कैलकुलेट कीजिए। जब आप ये 3 साल 5 साल और 7 साल का कैलकुलेट कर लेंगे उनका रिटर्न्स तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के डिफरेंट फंड से आप उसको कंपेयर करें कि आखिर आपका फंड इन कंपैरिजन दूसरे फंड से कैसा परफॉर्म कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है कि 3 साल में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 5 साल के रिटर्न्स में उसका कुछ परफॉर्मेंस बिगड़ा है और 7 साल के टेन्योर में उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। इसलिए दोस्तों जब भी आप रिटर्न कैलकुलेट कीजिए तो उसे लंबी अवधि में कीजिए और उस पर्टिकुलर पीरियड को 2-3 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर 2 पे। दोस्तों आप जो भी फंड हाउस का फंड सेलेक्ट कर रहे हैं आप पहले उस पर्टिकुलर फंड हाउस के सारे फंड्स को देखिए, चाहे जो भी फंड वो पर्टिकुलर फंड हाउस ऑफर कर रहा है मार्केट में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, हाइब्रिड हो, ईएलएसएस फंड्स हो, जिस टाइप के भी फंड्स वो मार्केट में अवेलेबल है उस पर्टिकुलर फंड हाउस के सबके परफॉर्मेंस को उसके क्रिजल रैंकिंग के अकॉर्डिंग में चेक कीजिए
और बहुत से वेबसाइट आपको फ्रंट पेज पे ही उसका 3, 5, 7 साल का रैंकिंग दे देते हैं, तो उसे भी आप एक बार चेक कीजिए। इससे आपको ये समझ आएगा कि आखिर आपका फंड हाउस ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आपको आपके फंड हाउस के परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले टिप पे। आपको अपने फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस चेक करना है। ये आप कैसे कर सकते हैं? एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वेबसाइट का नाम है सिटीवाइड सेलेक्टर। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के आप डिफरेंट फंड मैनेजर्स की रैंकिंग देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने हर मैनेजर को अपने हिसाब से एक रैंकिंग भी दी हुई है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर इंडिया में जितने भी फंड मैनेजर अवेलेबल हैं उसमें से आपके फंड मैनेजर की क्या रैंकिंग है और उसने पिछले फंड्स में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इससे आपको अपने फंड के परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर वो अभी खराब भी परफॉर्म कर रहा है तो उसका फ्यूचर कैसा है, क्योंकि हर फंड का फ्यूचर और उसके परफॉर्मेंस उसके फंड मैनेजर पे ही टोटल डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो हो गए टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अपने फंड के परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओल्ड इन्वेस्टर्स अपने हो रहे एसआईपी लॉस को कैसे मेंटेन करें। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेस्ट केस नंबर 1 देखेंगे। इसमें हम लोग ऐसे इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिनका फंड पहले से ही खराब परफॉर्म कर रहा था या तो कहें एवरेज परफॉर्म कर रहा था। तो क्या ऐसे इन्वेस्टर्स को अपने फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए? दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है तो प्लीज इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपका फंड 1 जनवरी 2020 तक भी एवरेज ही परफॉर्म कर रहा था और अभी जाकर के उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया है और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि मैं अब इस फंड से बाहर निकल जाऊं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और इस बात को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपका फंड जो कि आपने सेलेक्ट किया था 1 जनवरी 2020 को उसकी एनएवी 100 रुपए थी और अभी उसकी एनएवी 70 रुपए है, यानी कि 30% का उसमें डाउनफॉल आया है। एंड सेम सिनारियो में दोस्तों हम दूसरे फंड को लेते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी 1 जनवरी 2020 तक और उसका एनएवी भी 100 रुपए था और अब उसकी एनएवी 80 से 85 रुपए के बीच में है, यानी कि उसका डाउनफॉल 15% के अप्रॉक्स में है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर फंड से निकल के उस पर्टिकुलर फंड में स्विच हो जाएं? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो मार्केट है दोस्तों ये 1 साल में वापस से अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए अगर आप पुराने फंड के साथ चलते हैं तो उसका रिट्रेसमेंट अमाउंट 30% है, यानी कि वो पर्टिकुलर फंड 30% तक जंप कर सकती है और अगर आप उसमें 1 साल बने रहे तो वो उसके ऊपर से 4-5% का भी आपको प्रॉफिट दे सकती है, यानी कि टोटल आपको इस फंड में से अभी के समय से 35% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन आप अगर उस दूसरे अच्छे वाले फंड में स्विच कर जाते हैं तो वैसे तो वो सिर्फ 15 से 20% का ही लॉस दे रहा था और वो जब रिट्रेस करेगा अपने ओरिजिनल प्राइस पे तो वो 15 से 20% का आपको प्रॉफिट देगा और क्योंकि वो एक अच्छा फंड है तो आने वाले 1 साल में वो 5 से 7% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा। तो टोटल अगर हम मिला ले तो मैक्सिमम 22 से 23% का आपको प्रॉफिट देगा, यानी कि 12% का आपको लॉस हो रहा होगा। तो क्या दोस्तों आपको इस फंड में 1 साल तक ऐसे ही बना रहना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि नहीं, आपको अपने इस फंड में थोड़ा लमसम अगले 1-2 महीने में कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप जो भी लमसम करें अगले 1-2 महीने में कंप्लीट करके अपने लॉस को एवरेज कर लीजिए और वेट कीजिए अगले 1 साल का। 1 साल के बाद में जब आपका फंड का परफॉर्मेंस वापस से रिट्रेसमेंट के बाद में अच्छा हो जाएगा तब आप स्विच करने का सोचिए किसी अच्छे फंड में। लेकिन अभी के सिचुएशन में दोस्तों आप किसी भी फंड से बाहर निकलने की ना सोचे, उल्टा ये आपको नुकसान ही देगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब टेस्ट केस नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग ऐसे इन्वेस्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं जिनका फंड सिलेक्शन सही था और 1 जनवरी 2020 तक उनका फंड सही परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ऐसे इन्वेस्टर्स को मैं बस इतना कहूंगा कि आप टेंशन ना लें, वैसे भी आपका फंड अच्छा था, वो वापस से रिट्रेस करेगा अपने प्राइस को और अच्छा रिटर्न आपको देगा। लेकिन क्या हमें फिर से बस इंतजार करना चाहिए? तो मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि दोस्तों प्लीज आप उसमें भी थोड़ा सा लमसम कर ले अगले 1-2 महीने में, ताकि आपका लॉस एवरेज हो जाए और यही पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो आप लमसम के थ्रू अभी करेंगे आगे जाके आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट में भी काम देगा अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं। अब दोस्तों चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे। इस टॉपिक में हम लोग ऐसे इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करेंगे जिन्होंने अपनी एसआईपी या तो कहें लमसम अभी रिसेंटली ही शुरू की है, यानी कि 6-7 महीने पहले ही उन्होंने अपनी एसआईपी शुरू की है और या तो उन्होंने लमसम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। और ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को भी मैंने 2 टेस्ट केस में इंक्लूड किया है। पहले टेस्ट केस में मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स को रखा है
जिन्होंने रिसेंटली ओपन तो की है अपनी एसआईपी, लेकिन उनका फंड सिलेक्शन गलत था। इस केस में दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, आपका 5 से 6 महीना पुराना इन्वेस्टमेंट है, और मैं ये सोच सकता हूँ कि आप ज़्यादा अमाउंट आपका इन्वेस्टेड नहीं होगा, इसलिए परसेंटेज वाइज तो आपका लॉस भी आपका 25 to 30% ही रहा होगा, लेकिन आपका टोटल लॉस अमाउंट ज़्यादा नहीं रहा होगा। और अगर आप उस लॉस को बियर कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस फंड से पूरी तरीके से बाहर हो जाएं, क्योंकि आगे भी जब वो फंड रिट्रेस करेगी तो आपका टोटल अमाउंट इतना इन्वेस्टेड नहीं है कि रिट्रेसमेंट से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। ये रिट्रेसमेंट उनके लिए अच्छा है जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन आप रिसेंट इन्वेस्टर हैं, इसलिए आपको रिट्रेसमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा आप कोई अच्छे से फंड में स्विच करें, और स्विच करने के साथ ही कुछ लमसम भी कर लें, जिससे कि आपका जो लॉस है वो फटाफट तुरंत से एवरेज हो जाए, क्योंकि आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड तो कम है, तो आप अगर थोड़ी सी भी लमसम कर देंगे तो आपका जो एवरेज लॉस है वो तुरंत नीचे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप रिसेंट इन्वेस्टर हैं, 5-6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया है एसआईपी के थ्रू, तो आपको एक एग्जिट लोड देना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जिट लोड भी बहुत ही कम होगा दोस्तों, क्योंकि मान लेते हैं आपने टोटल 6-7 महीने में 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो आपको उस सेल अमाउंट का 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30,000 था और अभी उसकी वैल्यू 24,000 है, तो आपको 240 रुपए का एग्जिट लोड देना पड़ेगा उस फंड से बाहर निकलने के लिए। और मेरी सलाह तो ये है कि आप 240 रुपए उसे दे दें और उस फंड से छुटकारा पाएं, और आप अच्छे फंड में मूव होकर के अपने आगे का सफर बरकरार रखें। और दूसरे टेस्ट केस में दोस्तों इन्वेस्टर्स का फंड सिलेक्शन अच्छा था, तो मेरी राय उनके लिए भी यही है कि आप इस फंड में बने रहें, डरे बिल्कुल ना। और अगर आप चाहें तो थोड़ा लमसम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर लमसम करेंगे तो आपको पुराने इन्वेस्टर से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा लंबी अवधि में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आपके एसआईपी लॉस को कैसे कवर करे उसके लिए थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।